आज की बातचीत में उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद भी कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में सुनने के लिए उपस्थित हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी तक समाज में पहुंच नहीं पाई है। हालांकि जिनते लोगों तक पहुंची है वे, जैसा अभी राम जी बोल रहे थे, डॉक्टर राम बोल रहे थे कि वे मंत्रमुग्ध होकर सुनने के लिए बाध्य हो गए थे, लेकिन फिर भी एक बहुत स्तर तक, जिस स्तर तक जा सकती थी बातचीत, उस स्तर तक अभी नहीं हुई है। तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में सुनने के लिए आप लोग एकत्रित हैं, तो धन्यवाद के पात्र हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारा धन्यवाद सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज को और इंडस यूनिवर्सिटी को भी, जिन्होंने श्री रविंद्र शर्मा जी जैसे व्यक्तित्व और उनके जैसे स्कॉलर्स को और उनके काम को लोगों के सामने लाने का बीड़ा उठा रखा है। गुरुजी के साथ बहुत सारी जगह घूमने का मौका मिला हमको, और घूमने के दौरान बहुत से प्रतिष्ठित लोगों की कर्मस्थली, ऐसे जगहों जाने का भी मौका मिलता था। गुरु गोविंद सिंह जी हैं, नानक जी हैं, रणजीत सिंह जी हैं, सयाजी गायकवाड़ हैं, अलग अलग लोग हैं, और इन सब लोगों के संग्रहालय वगैरह भी और उनके बारे में जानकारी जब वहाँ चर्चा होती थी तो जानकारी प्राप्त होती थी, संग्रहालय वगैरह भी जाते थे। ऐसे सभी लोगों की जगह घूमते समय गुरुजी इस बात पे, गुरुजी रविंद्र शर्मा जी का निकनेम है, मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा तो वो गुरुजी बाद में उन्होंने कैसे अपने नाम को भी सार्थक किया। तो रविंद्र शर्मा जी इस बात पे बहुत प्रकाश डालते ही थे कि कैसे इतनी छोटी सी जिंदगी में ये सारे लोग इतना कुछ कर गए। छोटी छोटी 60 साल, 70 साल, 80 साल जो भी उम्र रही है, 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र में के समय में इतना विशाल विशाल काम कर गए। उस समय तो बहुत मतलब सुनते थे, सही लगता था, बात लगती थी। और फिर उसके बाद जब गुरुजी का जाना हुआ, उसके बाद लगा कि आज वो भी इसी तरह की जमात में शामिल हो गए हैं, जहां इतनी छोटी उम्र में, मतलब 65 साल की लगभग उम्र में, 67 साल की उम्र में उनका शरीर शांत हुआ। और बहुत छोटी सी जगह से, आने वाली जगह से, आदिलाबाद एक बहुत छोटा सा इलाका है, तथाकथित पिछड़ा इलाका है, नक्सली प्रभावित है। ऐसी जगह, छोटी जगह से रहते हुए भी वहां से उठकर पूरे देश के पटल पे छा जाना किसी महामानवीय काम से कम नहीं लगता है। आगे मैं विस्तार से बढ़ूं और उनके काम और उनके उस काम के महत्व के ऊपर चर्चा करूं, उसके पहले उनके जीवन का एक छोटा सा परिचय देना उचित रहेगा। रविंद्र शर्मा जी का जन्म 5 सितंबर 1952 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद नामक शहर में हुआ। अभी तो यह आदिलाबाद जो है तेलंगाना राज्य में आता है, लेकिन पहले उस समय जब अविभाजित राज्य था तब आंध्र प्रदेश में आया करता था। आदिलाबाद नागपुर हैदराबाद हाईवे पर पड़ता है। नागपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूर और हैदराबाद से लगभग 300 किलोमीटर दूर। और ये तो अभी वर्तमान उसकी जो पोजीशनिंग हुई, लेकिन ये पुराने एक बहुत दंडकारण्य इलाके का हिस्सा माना जाता रहा है, जो हमारे ग्रंथों में वर्णित दंडकारण्य वाला जो इलाका है, उस इलाके का हिस्सा माना जाता है जो उत्तर और दक्षिण को जोड़ता है। तो रविंद्र शर्मा जी का जन्म ऐसी जगह पे हुआ। वे मूलतः एक पंजाबी परिवार से थे, और उनके पिताजी वगैरह, जो पिताजी, ताया जी, ताऊ जी, ये सारे लोग एक पंजाब से निकलकर आदिलाबाद में आकर बस गए थे। गुरु जी का जन्म यही आदिलाबाद में ही हुआ था। उनका एक भरा पूरा परिवार था, संयुक्त परिवार था, जहाँ एक समय में 35-40 लोगों का खाना एक साथ बना करता था। तो इस पूरे परिवेश में वो रहे हैं। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि रविंद्र शर्मा जी का नाम गुरुजी बहुत पड़ गया था, और ये नाम दिया हुआ नहीं था, ये पड़ा हुआ नाम था, और ये बहुत छोटी उम्र में ही हो गया था। एक संक्षिप्त टाइमलाइन में आपको बताता हूँ उनकी। उन लगभग 8 साल की उम्र में उन्होंने अखाड़ा आरंभ किया था। जो अखाड़े चलते हैं, लठ चलाना, पहलवानी करना, तो पहलवानी का शौक उन्होंने 8 साल की उम्र में पाल लिया था। और 12 साल की उम्र तक आते आते उनके अखाड़े में 500 लोग थे, 500 शिष्य थे, जो आसपास के गांवों के आधर उस गांव के तो थे ही थे, आसपास के गांवों के भी थे, और जबरदस्त पहलवानी किया करते थे।
और और लठ भांजने में तो उनका कोई सानी नहीं था। मतलब मैं जैसे आज सुधाकर जी आज हमारे बीच में जो उनके साथ में रहे हैं, ऐसे उसके उनके उनके साथ के लोगों का से सुना है जब कि कैसे लोग पत्थर मारते थे और पत्थर मार के भी उनके लठ चलाने में उनको पत्थर नहीं मार पाते थे, तो पत्थरों का भेदन भी वो अपने लठ से करते थे। तो इस तरह का उनका काम रहा है। तो पहलवानी करने के समय, अखाड़े चलाने के समय ही उनका नाम गुरुजी पड़ गया, और वो गुरुजी नाम उनका फिर सदा चलता ही आया। घर में भी लोग उनके पिताजी से लेके बाकी सब लोग भी या तो रवि कहते थे या गुरुजी ही बोलते थे। अखाड़े की पहलवानी का करते समय, लठ चलाते समय, अखाड़े के काम करने के साथ साथ दूसरी एक जो चीज जो उनको रुचिकर लगती थी, वो मूर्ति बनाने का काम था। तो वो वहां पर नक्काशी वालों के साथ में मिलकर मूर्ति बनाने के लिए जाया करते थे। उनके ये तो ब्राह्मण परिवार से थे, उसमें इस तरह का कोई काम नहीं होता था, लेकिन जहां ये होता था वहां वो जाते थे। और उसी 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 क्रम में उनकी पढ़ाइयाँ हुई, और फिर कुछ लोगों ने उनको बताया 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद कि नहीं, फाइन आर्ट की पढ़ाई भी होती है, इस तरह का भी कोई विषय होता है। तो इस विषय में तो उनको जानकारी नहीं थी, ना रुचि थी, लेकिन फिर भी जिन नक्काशी वाले के यहाँ जाते थे, उनकी प्रेरणा से उन्होंने हैदराबाद में फाइन आर्ट्स का कॉलेज जो है उसमें एडमिशन लिया, वहां रहे, और फिर उसके बाद वहां से कॉलेज वालों ने, फाइन आर्ट्स कॉलेज वालों ने उनको आगे मास्टर्स की पढ़ाई के लिए बड़ौदा के सयाजी राय गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में भेजा, जो उस समय मॉडर्न आर्ट का गढ़ था। जो 3-4 प्रमुख कॉलेज माने जाते थे, उसमें सयाजी राव गायकवाड़ एमएस यूनिवर्सिटी जो थी वो बड़ी जबरदस्त थी। तो वो वहां से उन्होंने पढ़ाई की। इसी बीच 1979 में 1979 में लगभग 26-27 साल की उम्र में उन्होंने आदिलाबाद में कलाश्रम की स्थापना की। कलाश्रम उस समय जो उनकी स्थापना थी, उसका उद्देश्य कला की प्रेरणा ही था, मतलब कला की सेवा करना ही था। वहाँ के जितने सारे कलाकार जो अलग अलग तरह की कारीगरी करते रहे हैं, और नक्काशी का काम करते रहे हैं, चित्रकारी करते रहे हैं, पीतल का काम करते रहे, ओझा समाज रहा जो पीतल का काम करने वाला रहा है, तो ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं। उन समाज की जो उनकी एक जो अंतिम पीढ़ी बची हुई थी, गुरुजी के हिसाब से उनको लगा कि ये उनकी अंतिम पीढ़ी है, और उनके काम को यदि बचा के नहीं रख लिया गया, बहुत लंबे समय तक जा नहीं पाएगा। तो इस पूरे उद्देश्य उन्होंने कलाश्रम की स्थापना की, और यह लगभग 26-27 साल की उम्र रही होगी उस समय जब ये किए। उनका पढ़ाई का काम, बड़ौदा का काम बाहर बाद में भी चलता रहा, ये अखाड़े ये कलाश्रम स्थापना के बाद भी, और वहां से पढ़ाइयां करने के बाद वो वापस फिर इधर आ गए। कलाश्रम और उनके जीवन में भी, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि पहले जो मुख्यतः उनका उद्देश्य था वो कला की दृष्टि से, समाज का अध्ययन रहा उनका, बहुत समाज में गांव में ये सब घूमना फिरना चलता था, लेकिन पहले जो उनका पूरा सोचने की, देखने की जो दृष्टि थी वो कला परक थी। कितनी कोई चीज कितनी कलात्मक है, कितनी सुंदर है, उसमें सौंदर्य दृष्टि का क्या है, इस सारी दृष्टि से वो देखते थे। लेकिन एक घटना के बाद से फिर जो उनका पूरा देखने का नजरिया बदल गया। वो खुद ही भी बताते रहे हैं कि उनको जो सिखाने वाले नक्काशी वाले जो गुरु जी थे, तो वो नक्काशी वाले गुरु जी के देहावसान के बाद जब उनकी शांति हुई, तो उनको शमशान घाट ले जा रहे थे। उस समय फिर उनका समाज को देखने का जो नजरिया बदला। कुछ 1-2 लोगों से बातचीत हुई, बातचीत के दौरान वो घटना उनको याद आती है। तब उन्होंने देखा कि ये जो समाज में जा रहे हैं, एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, तो उसमें हर समाज का एक प्रतिनिधि वहां पे अपना सहयोग लेके खड़ा होता है। तो जो जुलाहे हैं वो कफन का कपड़ा लेके आते हैं, सफेद कपड़ा जो डाला जाता है उसके ऊपर वो लेके आते हैं, चर्मकार है जो रस्सी लेके आते हैं, वाद्य लेके चलते हैं, फिर कुम्हार है वो मिट्टी का घड़ा लेके चलते हैं, दर्जी के यहाँ से कपड़े के फूल आते हैं, पंचरथ सुनार के यहाँ से पंचरथ डाला जाता है, उसके मुंह में वो आता है, बांस का काम करने वाले वो बांस का पूरा सामान लेके आते हैं जिसपे उसकी अर्थी बनाई जाती है। तो ये सारे के सारे कारीगर जो हैं वो अपना अपना प्रतिनिधि, अपना अपना सामान लेके उस पूरी शव यात्रा में प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये सारे लोग मिलके उस चीज को देखते हैं, उस चीज का, उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। तो जब ये चीज उन्होंने देखी, गुरुजी ने देखी कि ये इस तरह की चीज है, इस तरह से चीजें होती हैं, तब उनको उसकी व्यवस्था वाला पक्ष समझ में आया। और व्यवस्था वाला पक्ष जो हमारे समाज में किस तरह की व्यवस्थाएं रही हैं, कैसी चीज रही हैं,
और जो उसकी उनकी वो उस घटना के बाद से जो सोच बदली, जो दृष्टि बदली, फिर उन्होंने पूरा का पूरा जो काम अपना है नजरिया बदल कर उसी काम पे लगाया। लगभग 79 में जब बात कर रहा हूँ, 79 के पहले से भी लगभग 30-40 वर्षों तक उनकी वो उनकी उस पूरे परिधि में यात्रा चलती रही। और वो बताते हैं कि अपने क्षेत्र से 20 किलोमीटर का ही उन्होंने जो क्षेत्र है उसका अध्ययन किया, और वही सारे लोगों उस पूरे 20 किलोमीटर में जो कुछ देखा उन्होंने वही हम सबको बताते हैं। तो ये पूरा कलाश्रम की स्थापना के पहले से भी और उसके बाद से भी ये उनका अध्ययन समाज का निरंतर जारी रहा। बाद के समय में अध्ययन वाला पार्ट थोड़ा कम होकर उसका डिसेमिनेशन वाला काम ज्यादा रहा। उनकी इस पूरी टाइमलाइन में मेरी उनसे पहली मुलाकात सन 2002 में हुई। उस समय उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष रही होगी और मैं उस समय लगभग 25-26 साल का था। ये पता नहीं किस जन्म का कौन सा सौभाग्य था कि मैं अपने जीवन के बड़े शुरुआती समय में उनसे मिल सका, क्योंकि कहाँ आदिलाबाद और कहाँ जबलपुर, मतलब कोई इस तरह से कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं आदिलाबाद जाऊंगा। और उस समय गुरुजी उतने प्रसिद्ध भी नहीं हुए थे, जानकारी भी नहीं थी लोगों को, आज की तरह सोशल मीडिया भी नहीं था। बट ये तो अकस्मात मेरी वहाँ एक नौकरी के सिलसिले में मेरा वहाँ जाना हुआ और उस संदर्भ में वहाँ उनसे मुलाकात हुई। तो सन 2002 में ये मुलाकात हुई और फिर उसके बाद से धीरे 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 कब हम लोगों के बीच में क्या केमिस्ट्री, क्या जो चीज होती गई, गुरुजी का और रविंद्र शर्मा जी का वो स्नेह रहा और बातचीतों में लगा, तो ये लगातार ये मुलाकात धीरे धीरे गुड़ होती चली गई। और पहली मुलाकात की लगभग 10 वर्ष बाद 2002 में मुलाकात हुई और 2012 में उनकी षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम था। 60 साल पूरे होने पर षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। उस षष्ठी पूर्ति की तैयारियों में 5-6 महीने पहले ही आ गया था। तो उस समय जो आया था मैं 5-6 महीने पहले, तब आने के बाद से फिर मैं लगभग उन्हीं के साथ ही रह गया, नौकरी वोकरी छोड़ के पूरी तरह से उनके साथ आ गया। और उनकी षष्ठी पूर्ति के समय पर ही, इस अवसर पर ही उनके ऊपर पहली पुस्तक हम लोगों ने निकाली थी, स्मृति जागरण के हरकारे। और उसी दौरान उनकी अलग अलग जगहों पे बातचीत की 2 ऑडियो सीडी भी प्रकाशित की गई थी, जो भारत गुरुजी की दृष्टि से इस नाम से प्रकाशित हुई थी 2 खंडों में। और अभी 2018 में गुरुजी के शांत होने के बाद 2019 में उनकी ऊपर जो पुस्तक थी स्मृति जागरण के हरकारे, उसके 2य संस्करण का प्रकाशन अभी हम लोगों ने किया हुआ है। तो 2012 में अपनी नौकरी वगैरह छोड़कर आने के बाद फिर उनके साथ भारत भ्रमण का जो सिलसिला एक चालू हुआ, वो लगातार काफी समय तक चलता रहा। और 2015 में जब उनको कैंसर की शिकायत बताई गई तब तक, और फिर उसके बाद एक बार फिर से ठीक हो गए जब वो, तब उसके साथ भी फिर निरंतर आगे जारी रहा। इनफैक्ट जब उनकी जो जांच हुई थी पहले स्वास्थ्य की, उसकी जब पहली रिपोर्ट आई थी तब भी वे हमारे जबलपुर में जो जीविका आश्रम अभी उस समय निर्माणाधीन था, तो उसमें उसकी देखरेख के लिए वो जबलपुर ही आए हुए थे। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से कहीं और जगह जाने का था, तो लेकिन फिर वहां का रद्द करके वापस फिर हम लोग आदिलाबाद पहुंचे हुए थे। और अंततः 2015 में पहली बार उनका ये कैंसर डिटेक्ट हुआ। फिर 1-8 साल के ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो गए थे, लेकिन 2017 की आखिर में ये फिर से एक बार फिर से प्रकट हुआ और अंततः 29 अप्रैल 2018 को लगभग 2.5 साल की बीमारी के बाद उनका शरीर शांत हुआ। गुरुजी ये तो उनका एक छोटा सा परिचय, जीवन परिचय हुआ, जीवन का जो टाइमलाइन रही है। उनको उनके काम और उनके काम के विषय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुरुजी को जानने वाले, जैसे मैं कई जगहों पर लिख भी चुका हूँ, बात भी हुई है इस पे, गुरुजी को जानने वाले उनको कई रूपों में जानते रहे। वो उनके लिए एक कलाकार भी थे जिन्होंने हैदराबाद और बड़ौदा जैसी जगहों पर कला की पढ़ाई की, और न केवल पढ़ाई की बल्कि उससे संबंधित काम वगैरह, उससे संबंधित बहुत सारा काम किया। और फिर बाद में पेरिस जैसी जगहों पे काम के प्रस्ताव को ठुकरा कर वो वापस आदिलाबाद आए। तो वे कलाकार भी थे, वे कारीगर भी थे, और लगभग सभी 18 तरह की कारीगरी जानते थे। और न केवल जानते थे कि बस आपने उसके बारे में देखा है, बल्कि वो सभी कारीगरों के साथ में कुम्हार, लोहार, सुनार, बढ़ई, चर्मकार, बंसकार, रंगने वाले जो रंगरेज हुआ करते थे उनके साथ में, नक्काशी वालों के साथ में, चित्रकारों के साथ में,
इन सारे लोगों के साथ में उन्होंने वो काम किया, और न केवल काम किया बल्कि उसका लगातार निरंतर अभ्यास भी, आश्रम में भी वो चीजें उनके साथ में मिलकर काम करते रहते थे। कुछ लोगों के लिए वो एक कथाकार थे, चाय के साथ समाज व्यवस्था और अन्य सारी व्यवस्थाओं पे उनकी कथाएं निरंतर कई कई घंटों, क्या कई कई दिनों तक चलती रहती थी। वे जो इस विषयों पे जानने के लिए जो लोग इच्छुक हुआ करते थे, अलग अलग जगह जो बातचीत होती थी 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे की, तो वहां बातचीत के दौरान जो जो अपनी इच्छाएं बताते थे, तो वो उनको आश्रम के लिए कम से कम 7 दिन के लिए बुलाते थे कि आप आओ, आश्रम में आओ, तब विस्तार से बात होगी। और 7 दिन से कम में भला क्या बात होगी, तो कम से कम 7 दिन का समय सारणी रहती थी उनकी। तो बहुत सारे लोगों के लिए वो कथाकार थे, कथाएं सुनाते थे निरंतर, अपनी पुराणों से संबंधित और आज की व्यवस्थाओं से संबंधित, उनके स्वयं की अध्ययन जो जो अध्ययन रहा है उससे संबंधित और लंबी, और ऐसी कि मतलब 7-7 8-8 दिनों तक भी लोग कोई उससे कोई बोर नहीं होता था। और इन सब के अतिरिक्त वे आज की परिभाषाओं के अनुसार, जो आज जो वर्तमान परिभाषाएं गढ़ी जाती है उनके अनुसार इतिहासविद भी थे, शिक्षाविद भी थे, समाजशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे, आर्थिक व्यवस्थाओं के ऊपर जो बातचीत उनकी होती थी वो किसी उससे कम नहीं होती थी, दार्शनिक, और न जाने कितने रूप में उनको लोग अपने अपने हिसाब से जानते रहे हैं। पर एक सार रूप में देखा जाए तो रविंद्र शर्मा एक विशुद्ध रूप से भारतीय मेधा के मनीषी थे, जिनकी रग रग में भारतीयता बसी थी, साधारण होते हुए भी विशिष्ट। ये जो हमारी भारतीयता की खासियत है कि विशिष्ट से बहुत अधिक सामर्थ्य होते हुए भी लोग साधारण रह सकते हैं। विशाल विशाल मानस, विशाल विशाल साधारण के विशाल विशाल सामर्थ्य होने के साथ साथ भी मानस बहुत सहज होता है। तो ये उसकी जीती जाती हमारे सामने मूर्ति थे। इसलिए जो भी व्यक्ति देश को लेकर चिंतित है, गंभीरता से समाज और देश के मुद्दों के बारे में सोचता है, जूझता है, जब उन्हें रविंद्र शर्मा जी की बात सुनने को मिलती है तो वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। अभी प्रभाव कितना गहरा रहता है, कितना असर करता है, ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। जैसे उस व्यक्ति का अध्ययन क्या रहा है, उसने कितना समय गुरु जी की बातों को सोचने समझने पे लगाया हुआ है, उसके पूर्वाग्रह कितने प्रकार के हैं, कितने गहरे हैं, कितने कितने खुले दिमाग से उस चीज को सुना है। खैर, जितने भी जिस किसी भी भूमिका से भी आया हो, इतना सब होने पर भी किसी भी भूमिका से वो आया हो, गुरुजी से सुनने के बाद उसकी मान्यताएं हिलती जरूर थी। तो यही कारण था कि गुरुजी धीरे 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 सब लोगों तक होते चले गए। गुरुजी कहीं की पढ़ी या सुनी बात नहीं, उन्होंने पढ़ाई की हुई थी और कुछ किताबें भी पढ़ी रखी हुई थी। बचपन में उन्होंने लाइब्रेरी जाने का, जिस तरह से पहलवानी का शौक था, चित्रकारी का शौक था, नक्काशी का शौक था, इसी तरह से वो बचपन में किताबें पढ़ने का भी बड़ा गजब शौक था। तो वहाँ आदिलाबाद का जो जिला पुस्तकालय था, वहां जाकर वो बहुत पुरानी पुरानी जो भी उपलब्ध किताबें होती थी वो सब पढ़ा करते थे। लेकिन उनकी बातें पूरी की पूरी कहीं की पढ़ी सुनी नहीं होती थी। उनकी बातों का जिक्र होता था लेकिन वही नहीं होती थी। ज्यादातर उनकी बातें जो कुछ उन्होंने अपने आजू बाजू, अपने आसपास एक विशेष दृष्टि से देखा है, उसी को बताते थे। वो अपने अध्ययन का क्षेत्र आदिलाबाद से 20 किलोमीटर की परिधि का बताते हैं। 20 किलोमीटर की परिधि में उन्होंने जो कुछ देखा अपनी दृष्टि से, उसी को बताते हैं। वे अक्सर कहा करते थे कि वे जब भी कभी बाहर निकलते थे तो कुछ देखने नहीं जाते थे, कुछ भी देखने जाते थे। कुछ देखना और कुछ भी देखने में बहुत फर्क होता है। जब आप कुछ देखने जाते हैं और वही नहीं दिखती है तो आप निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन जब आप कुछ भी देखने जाते हैं तो बहुत कुछ दिखता है, क्योंकि बहुत कुछ तो बहुत सारी चीजें हैं। तो जब ये जिस दृष्टि से आप देखते हैं, ये बहुत बहुत दिख के जिस तरह से उन्होंने देखा और जो उसको फिर संकलित किया अपने पास में, ये उसी का फरीजा है। कुछ और कुछ भी देखने का जो नतीजा है वो उसमें दृष्टिगत होता है। हमारे एक बड़े प्रसिद्ध भारतीय वेदा के एक और मनीषी हैं, तिब्बती दार्शनिक और विद्वान श्री शामदोंग रिनपोचे। वे बताते हैं कि रविंद्र शर्मा जी उन विलक्षण उन दुर्लभ उपादों में से एक है जिन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा से प्राचीन विद्या स्थानों और सामाजिक व्यवस्था के मूल्यों को सम्यक रूप से जानकर तर्क संगत विश्लेषण से लोगों को समझाने के महाकार्य में अपना जीवन लगा रखा हुआ है। तो ये
अन्य लोगों के जो विचार हैं उनके बारे में, ये देखने लायक है, समझने लायक है, जिससे पता चलता है कि गुरु जी का काम क्या रहा है, किस तरह का रहा है। गुरु जी बातें तो अपने आसपास के समाज, जैसे मैंने बताया कि 20 किलोमीटर की परिधि का ही उनका अध्ययन का विषय रहा है, लेकिन उसमें संपूर्ण भारतीयता, जितनी भी जो हमारी भारतीय सभ्यता है, भारतीय व्यवस्थाएं हैं, संस्कृति है, परंपराएं हैं, इसका प्रतिबिंब मिलता था। यही कारण है कि दूर दूर से लोग उनकी बातों को सुनने के लिए खींचे चले आते थे। और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मैं इस हिसाब से भी इस अपने स्वयं के अनुभव से भी कह रहा हूं कि उनके साथ बहुत सारी जगह जाने का अवसर मिला, केरल से लेके उत्तरांचल तक, कश्मीर, हिमाचल तक, यहाँ गुजरात और बाकी सारी जगहों से लेके इधर उड़ीसा तक, बिहार तक, इन सारी जगहों पे जाने का मौका मिला, लोगों के साथ उनको अपनी बातें रखने का मौका मिला। इन सारी जगहों पे ये बात भले ही वो अपने 20 किलोमीटर परिधि की करते थे, लेकिन हर किसी व्यक्ति को लगता था कि उनके समाज की बात है। तो इससे पता चलता है कि हमारे सिद्धांत, हमारे जो 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 हमारी व्यवस्थाओं के सिद्धांत रहे हैं, वो कितने यूनिवर्सल रहे हैं। उसमें जो लोकलाइजेशन हुआ है, लोकलाइजेशन के साथ में जो स्थानीयकरण हुआ है, लेकिन उनके जो सिद्धांत रहे हैं वो सारी जगहों पर व्यवस्था के सिद्धांत जो हमारी समाज के एक रहे हैं। और यही कारण है कि जब जो लोग जहां सुनते थे, जैसे देखते थे, जहां मिलता था मौका, उसके बाद उनके पास खींचे चले आते थे। भारत की समाज व्यवस्था, भारत की विभिन्न जातियां, उनके काम धंधे, उनकी जातिगत मान्यताएं, व्यवहार, उनकी संयम की व्यवस्थाएं, एक जाति का दूसरी जाति से अंतर संबंध, ये जितने सारे इस तरह के रहे हैं, ये गुरुजी के अध्ययन के। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। तो भारत जो मैं बात कर रहा था कि भारत की समाज व्यवस्था, भारत की जातियां, उनके काम धंधे, उनकी जातिगत मान्यताएं, आपस में व्यवहार जो है, उनकी स्वयं की एक जाति की दूसरी जाति के अंदर स्वयं की जो व्यवस्थाएं हैं, एक जाति का दूसरी जाति अंतर संबंध रहा है, हमारे समाज में कितनी वृत्तियां रही हैं, अलग अलग जाति किस किस वृत्ति के लोग रहे हैं, समाज के अन्य जो उपतंत्र रहे हैं, शिक्षा के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, जल जंगल जमीन की विषय में, पशुओं के विषय में, कृषि के संबंध में, उत्पादन की, ये सारी व्यवस्थाएं जो रही हैं, विपणन की व्यवस्थाएं, अतिथियों की व्यवस्थाएं, दंड देने की जो व्यवस्थाएं रही हैं, न्याय की पद्धतियां क्या रही हैं, चुनाव की पद्धतियां क्या रही हैं, निर्णय लेने के तरीके क्या रहे हैं, समाज की आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी रही हैं। फिर इसके अतिरिक्त जो एक महत्वपूर्ण बात वो करते रहे हैं कि हमारे मानस निर्माण की क्या पद्धतियां रही हैं, हम किस मानस के बने हैं और किस मानस के बनते जा रहे हैं, उसकी निर्माण की जो प्रक्रिया रही है, मानस का इस पूरे उसमें क्या योगदान रहा है। फिर उसके साथ साथ डिजाइन का, सौंदर्य दृष्टि का, समाज में विज्ञान, कला, अध्यात्म, अर्थशास्त्र को सामाजिक अर्थशास्त्र कहते रहे हैं, उनके पोषण की व्यवस्थाएं क्या रही हैं, इन सारी अनेक विषयों पर उनका गहन अध्ययन रहा। और आज के बहुत से विद्वानों की बात माने तो हमारी समाज व्यवस्था का हमारी अपनी दृष्टि से इतना गहन अध्ययन, चिंतन, और फिर उतना ही सरल भाषा में उसकी प्रस्तुतिकरण, कथाओं आदि के माध्यम से प्रस्तुतिकरण करने वाला शायद ही कोई व्यक्ति रहा होगा। उनको लगातार घंटों तक सुनना भी किसी को करता नहीं था, बल्कि एक उल्टा एक अलग ही आनंद देता था। लोग बहुत सारे अलग अलग, मैंने सभाओं में देखा है कि लोग अपना समय निकाल के उनको दे दिया करते थे कि गुरुजी आप हम हमारी जैसी बातें तो बहुत लोग कर लेंगे और हम लोग कर लेंगे, बहुत सारे लोग भी हो जाएंगे, लेकिन आपकी बातें लोगों को सुनने के लिए मौका नहीं मिलेगा। इसलिए लगातार इस तरह का उनके साथ में होता रहा। खैर ये सारा तो आज की दृष्टि से हम जो हमारे एकेडमिक और बाकी सारे लोग हैं जो बाहर से देखने वाले हैं गुरुजी को, उनके काम को परिभाषित करते हैं। गुरुजी की स्वयं की नजरों में उनका काम वो परिभाषित एक अलग दृष्टि से करते थे। दो मुख्य तरह से उनकी परिभाषा होती थी। उनका कहना होता था कि वे बीज संकलन के काम में लगे हुए हैं और अपनी स्टाइल के, अपनी जो उनकी शैली रही है उसी के अनुरूप उसकी कहानी सुनाते हैं। वो बोलते हैं कि प्रलय आने वाली थी, पुराणों में एक ऐसी कहानी आती है कि प्रलय आने वाली थी, और जब ऋषियों को पता चला कि प्रलय आने वाली है तो जल्दी जल्दी उन्होंने सारी चीजों का बीज इकट्ठा किया और एक नाव में, विशाल नाव में चढ़कर बैठ गए। क्योंकि वह प्रलय जल प्रलय थी तो प्रलय आई, धरती डूब गई, लेकिन नाव बह चली। और जब हजारों लाखों सालों के बाद जब प्रलय शांत हुई तो ऋषियों ने जो एकत्रित बीज थे, उन्हीं बीजों से फिर से एक सृष्टि की रचना की जिसमें हम रहते हैं।
आगे इस कहानी से आगे बढ़ाते हुए वो बोलते हैं, ये तो कहानी जनरल आती है इसमें, इस कहानी से आगे बढ़ाते बोलते हैं कि जब उन्होंने काम आरंभ किया अपना, तो उनको लगा कि अभी भी एक प्रलय आने वाली है, आने वाली है, जिसमें यहाँ का सारा कुछ नष्ट हो जाएगा। भारतीय ज्ञान, भारतीय विज्ञान, भारतीय परंपराएं, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय विद्याएं, भारतीय विज्ञान, ये सारा का सारा जो कुछ है इस पर में नष्ट हो जाएगा। तो ये आधुनिकता के नाम से, विकास के नाम से, पाश्चात्य विज्ञान के नाम से जो प्रलय आई हुई है, उसमें यहाँ का कुछ बचेगा नहीं। तो ये प्रलय पूरी तरह से नष्ट करे, उससे पहले जरूरी है कि हम अपनी व्यवस्थाओं के, अपने ज्ञान विज्ञान के, अपने अपने विज्ञान अपने व्यवस्थाओं के, इस सारे के सारे अपनी सभ्यताओं के, संस्कृति के, परंपराओं के बीज जितने से ज्यादा बीज एकत्रित हो सके उनको बचा कर रख लिया जाए। तो उनकी नजरों में उनका काम बीज संकलन और बीज एकत्रीकरण का रहा है, अपनी व्यवस्थाओं के बीज का। और दूसरा काम जो वो बोलते हैं कि ये बीज एकत्रित करने के साथ साथ स्मृति जागरण। आज 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 जो बात होती है कि आप गुरुजी इतनी सारी बात करते हैं, क्या है, तो वो स्मृति, अपने काम को परिभाषित यही करते थे कि मैं तो भाई स्मृति जागरण कर रहा हूँ, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये चीजें समाज की हैं, समाज हमेशा से करता आया है, समाज एक काल विशेष में इसको भूल गया है, जिस किसी भी प्रभाव से जो भी प्रभाव रहा है, काल बस ये सारा कुछ आदमी समाज ये भूल गया है। तो मैं उसको जगाने का काम कर रहा हूँ, उस स्मृति को जगाने का काम हुआ। इस संदर्भ में वो हनुमान जी की कथा याद दिलाते हैं कि कैसे उनको याद दिलाया गया था कि वो कितना उनका रूप रहा है, कितना उनका सामर्थ्य रहा है, कितने शक्तिशाली रहे हैं, उन्होंने सिर तक को सूर्य तक को निगल लिया हुआ था। तो जब ये लंका जाकर समुद्र को लांघकर लंका जाने की बात हुई थी, तब उस विषय में उनको ये स्मृति जागरण कराया गया था। तो उनका ये कहना था स्मृति जागरण का बहुत महत्व है। हम ये भूल गए हैं कि हम कौन थे, हमको कुछ और बता दिया गया है कि हमको देखने की दृष्टि मात्र बदल जाने से हम अपने आप को पहचानना भूल गए। तो वो अपने दूसरे काम को, अपने काम के दूसरे लेख को स्मृति जागरण का नाम देते थे। इसलिए जब उनके ऊपर पुस्तक निकालने की बात आई कि उनके ऊपर जो पुस्तक निकली जाए, तो इसलिए उनका नाम ही, उस पुस्तक का नाम भी स्मृति जागरण के हर कार्य रखा था। और गुरुजी से बढ़िया उस काम को कोई भी जस्टिफाई नहीं करता है। गुरुजी के काम से जो चीज है, जितना अभी तक हमने देखा कि गुरुजी का काम क्या रहा है, पर ये बात क्या करते रहे, जैसे ये विषय तो हमने बताए, लेकिन इन विषयों में क्या रहा, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे हम चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्व की मुझे लगी। पहली जो सबसे प्रमुख मुझे समझ में आती है, गुरुजी द्वारा दी गई गांव की परिभाषा। आज गांव के रूप में जिसको हम देख रहे हैं, वो फिजिकल परिभाषाओं के रूप में लोग डिफाइन करते हैं, पिछड़ेपन से उसको रिलेट करते हैं, अशिक्षा से रिलेट करते हैं, गंदगी से रिलेट करते हैं, जो दूसरी दृष्टि से देखते हैं। और अच्छी दृष्टि से देखने वाले भी लोग उसको स्वावलंबी दृष्टि से देखते हैं कि स्वावलंबन हुआ करता था, प्रकृति के नजदीक हुआ करते थे, ये हुआ करते थे। लेकिन गांव गुरुजी की दृष्टि से देखते हैं तो उनकी परिभाषा के हिसाब से गांव एक ऐसा एक ऐसा क्षेत्र है जहां वहां रहने वाले सभी लोगों के आहार की सुरक्षा और उनके गौरव की व्यवस्था करने वाले मानस के लोग जहां रहते हैं, वह गांव कहलाता है। आज ये देखने में बड़ी अलग सी लग सकती है बात कि ये परिभाषा भला कैसे हुई, लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्या समाज के पास में देख रहे हैं, उन दृष्टि से देखते हैं तो बड़ा उसकी विराटता का हम अनुभव कर सकते हैं। आहार की सुरक्षा आज सबसे बड़ी जो हमारी समस्याएं हैं, जो 8-10 विशाल समस्याएं, वैश्विक समस्याएं हैं, उस पर यदि हम गौर करते हैं तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने है। गुरुजी बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर सभी के रोजगार की बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई थी, बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई थी। जातिगत जितने भी काम धंधे थे, जातियां बनी ही उसी लिए थी, जाति का मतलब ही होता था, वो किसी एक जाति विशेष का मतलब है कि किसी एक विषय संबंध में विशेषज्ञता हासिल करने हुए लोग थे। इसलिए गुरुजी तो बोलते थे कि ये जाति नहीं बल्कि ज्ञाति शब्द का अपभ्रंश है। कुम्हार मिट्टी के काम का ज्ञाति था, लोहार लोहे के काम का ज्ञाति था, सुनार सोने के काम का ज्ञाति था, जुलाहा ये कपड़े के काम का ज्ञाति था, इस रंगरेज जो है रंगने के काम का ज्ञाति था। तो इस तरह से हर जातियां जो थी, ये जाति ना होकर ज्ञाति थी। और ज्ञाति के संदर्भ में हमारे बड़ा
नॉर्म था, ये कहीं लिखित रूप तो नहीं होता था कि कोई किसी का रोजगार धंधा नहीं अपना सकता था। आज तो हर कोई किसी के रोजगार पे कब्जा करने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन हमारे समय में, उस समय में, जिस समय में गुरुजी ने अपना अध्ययन किया, कुम्हार लोहार नहीं बन सकता था, लोहार बढ़ई नहीं बन सकता था, बढ़ई जुलाहा नहीं बन सकता था, जुलाहा बसोर नहीं बन सकता था। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी और दूसरे के रोजगार पे कब्जा नहीं कर सकता था। आज ये छूट मिलते ही, ये अंग्रेजों ने बकायदा इसके ऊपर लेट 80s में जब उनका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हुआ, तब ये पूरी तरह से लागू किया कि आज से आप बंधन में जीने के कोई आपकी जरूरत नहीं है। आज से कोई भी व्यक्ति कोई भी रोजगार अपना सकता है और कहीं भी अपना माल बेच सकता है। ये एक छोटी सी चीज डिवीजन करते ही आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश से बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या बनकर आई है। अन्यथा सब लोगों का जातिगत रोजगार, धंधे, काम सब सुरक्षित थे, जिसके कारण सबके पास पर्याप्त काम था। सबके पास न केवल पर्याप्त काम था, बल्कि काम होने के साथ साथ जो दूसरी बड़ी वैश्विक समस्या जो आज आ रही है कि आज असमानता, जो आर्थिक रूप से असमानता है, अमीरी और गरीबी के बीच में जो अंतर है, वो बड़ा भारी अंतर हो गया। जो सक्षम है, पूंजी लगा सकते हैं, जिनके पास सामर्थ्य है, पढ़ा हुआ लिखे हैं या स्किल है, वो उस चीज में दुनिया भर का काम लोगों का हथिया सकते हैं, दूसरों का रोजगार हथिया सकते हैं। आज एक बढ़िया ऑटो वाला है, आज अच्छा ऑटो चल रहा है, ये हो रहा है, जो हम मेन ऑटो जो जनरल लोग लेते हैं, वो यदि अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, उसको देख के 10 ऑटो वाले खड़े हो जाते हैं वहां, जो अपना नए नए बैंक लोन देने के लिए भी तैयार है, बैंकों से लोन मिलता है, लोन लेके वो खड़े हो जाते हैं। एक भी व्यक्ति उसमें से रोजगार के हिसाब से नहीं रह पाता है। वहां पहले एक व्यक्ति का रोजगार तो था, लेकिन अब एक व्यक्ति का भी रोजगार नहीं मिल पाता। 10 लोगों के पास ऑटो जरूर है, लेकिन सारे के सारे वो बेरोजगार है। तो ये जो पूरी रोजगार और आहार की सुरक्षा वाली जो बात हुई थी, ये बड़ी गजब की रही है। एक छोटे से नियम के कारण कि कोई किसी दूसरे का रोजगार नहीं अपना सकता है, समाज में न केवल सबके रोजगार की व्यवस्था की गई थी, सबके आहार की व्यवस्था की गई थी, बल्कि जो आज एक बहुत बड़ा टास्क लगता है, अमीरी और गरीबी के बीच का जो अंतर है, लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको भी बहुत ढंग से उसको टैकल करके रखा हुआ था। दूसरी एक सबसे बड़ी परिभाषा में जो दूसरी चीज वो बताते हैं कि गौरव की व्यवस्था, कि आज 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 समाज में हम देख रहे हैं कि आइडेंटिटी की क्राइसिस कितनी बड़ी है। लोगों को, बड़े से बड़ा आदमी है, हर कुछ नया ना कुछ करना चाहता है, कुछ अलग दिखना चाहता है। ये अलग दिखने की चाह जो है, ये इंट्रिंसिक है, ये मानव के अंदर हमेशा से रही है। ये गौरव की व्यवस्था हमारी समाज व्यवस्था में बहुत अच्छे से पुष्ट पल्लवित है। जब हमारे जितने भी हमारे संस्कार होते थे, 49 संस्कारों का वर्णन आता है, हर संस्कार में कारीगरों के सामान की व्यवस्था लगती थी, और न केवल सामान की व्यवस्था, सामान की जरूरत होती थी, बल्कि उस समय वो यदि व्यक्ति नहीं है तो उसको उसके ढिंढोरे पिट जाते थे। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि अंतिम संस्कार के समय हर कारीगर के सामान की चीजें लगती थी। यदि एक सामान भी नहीं है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। यदि लॉजिकल देखें, रैशनल रूप से देखें, तो यदि मान लीजिए शव के ऊपर में हमने सफेद कपड़ा नहीं डाला है, तो उससे मरने वाले को कुछ वो नहीं हो जाएगा, या कोई भूत नहीं लग जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, या और कोई अपशकुन नहीं हो जाएंगे। लेकिन उस छोटे से काम के माध्यम से उस व्यक्ति के गौरव की व्यवस्था की गई थी। यदि उस व्यक्ति उस समय में, उस अवसर पे वो व्यक्ति नहीं है, तो उसके ढिंढोरे पड़ जाते, बकायदा उसको बुलाया जाता था, उसको पूछ परख होती थी। इसलिए सारे, और ये केवल एक संस्कार की बात है, इसी तरह से हमारे जन्म का संस्कार है, मृत्यु के संस्कार है, विवाह संस्कार है। विवाह में अलग अलग लोगों के अलग अलग भूमिकाएं होती थी, और उस समय उस भूमिका को पूर्ण करने वाले में यदि वो व्यक्ति नहीं होता था, तो उसकी बड़ी लंबी चौड़ी खोज परख होती थी। कई दिनों पहले से बता के रखा जाता था कि आपको रहना है, ये होना है। तो केवल पैसे बस का और समय की चीज नहीं थी, पैसे या वस्तु की जरूरत नहीं थी। उस पूरी व्यवस्था के माध्यम से उनके गौरव की व्यवस्था की गई थी, उनकी आइडेंटिटी एक स्टैब्लिश करने की बात हुआ करती थी। आज ये नहीं है। तो आज देख रहे हैं कि सब लोग क्या से क्या नहीं कर रहे हैं। कोई आसमान से शादी कर रहा है, कोई समुद्र के अंदर जाके शादी कर रहा है, कोई यहाँ बच्चे पैदा कर रहा है, कोई वहां वो कर रहा है, कोई अपने एक उसमें कुछ लिख रहा है, कोई, मतलब हर तरह से चीज आदमी दिखने के लिए, एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए लगा हुआ है। तो कोई पैसों के माध्यम से कर रहा है, कोई कुछ और चीजों के माध्यम से कर रहा है, बट एक इसकी बड़ी जबरदस्त क्राइसिस है। तो ये जो पूरी दो प्रमुख समस्याएं हैं, हमारी गांव की परिभाषा मात्र से ही पूरी हो जाती थी।
जहां उनका कहना था कि जहां सबके आहार की सुरक्षा और सभी के गौरव की व्यवस्था करने वाले मानस के लोग रहते हैं और वैसी व्यवस्था बनाते हैं, वो गांव कहलाता है। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी चीजें सूत्रों के रूप में उन्होंने, गुरुजी ने ये सारी चीजें प्रस्तुत की। एक इसी तरह से वो बताते हैं कि हमारे गांव के 4 प्रमुख स्तंभ हुआ करते थे। गांव जो आज गांव देखने के लिए तो बड़ा चीजें की थी, लेकिन उनका कहना था कि 4 प्रमुख स्तंभ थे: विज्ञान, कला, अध्यात्म और सामाजिक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हमारा जो होना है वो सामाजिक होना है, असामाजिक नहीं होना है, लूट का नहीं होना है, लोभ का नहीं होना है, लाभ का होना है। तो ये जो सारी चीजें रही हैं, हर सारी चीज में हमारे विज्ञान, हमारी जितनी भी परंपराएं रही हैं, जितनी भी परंपराएं रही हैं, रीति रिवाज रहे हैं, उन सब में ये चारों चीजें बकायदा रही। विज्ञान रहा है, विज्ञान में उनका स्वास्थ्य की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, बाकी सारी चीज दृष्टि से, क्या चीज किस मुहूर्त में, किस समय में क्या चीज जरूरत है, आपके स्वयं के जीवन काल के हिसाब से हो सकता है कि विवाह के समय आपको ये चीज जरूरी है, जन्म के समय में आपको ये जरूरी है, उस हिसाब से सारी रीति रिवाज बने हुए थे। ठीक इसी तरह से हमारी सारी चीजें में कला एक अभिन्न अंग था, क्योंकि कला को अध्यात्म की पहली सीढ़ी माना गया है। इसलिए हमारी सारी पूजाओं में चौक वगैरह पूर के बढ़िया उसको सजाया जाता है, बढ़िया चौक पूरेंगे, गोबर से लीपेंगे, उसको स्वच्छ सुंदर बनाया जाएगा, उसमें धूप होगी, अगरबत्ती होगी, उस पूरे वातावरण को बहुत सुगंधित किया जाता है, उसमें काव्य होगा, संगीत होगा, पूजा हो रही है तो बकायदा आरती हो रही है, पूजा और कथाएं पढ़ी जा रही हैं, फ्लावर के हिसाब से उसका पूरा स्पेस डिवीजन होता है, उसका डेकोरेशन होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है कला को ध्यान में रख के ही की गई थी। और ठीक इसी तरह से कला हमारे यहाँ कोई अलग से होने वाली चीज नहीं थी। जीवन के हर सारे पहलू में, यदि आपका गिलास है जिसमें आप खाना खा रहे हैं वो भी कलात्मक है, कर रहे हैं वो भी कलात्मक है, जिस तरह के माहौल परिवेश में आप रह रहे हैं वो भी कलात्मक है। तो ये कला कोई अलग से होने वाली चीज नहीं थी। ठीक उसी तरह से विज्ञान कोई अलग से होने वाली चीज नहीं थी कि विज्ञान है, कला है। और तीसरे नंबर पे चीज आता था अध्यात्म। हर सारी चीज, हमारी जीवन शैली ही ऐसी थी कि अध्यात्म अलग से करने वाली कोई चीज नहीं थी कि हाँ बैठ के हम 2 घंटे का पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, समाधि कर रहे हैं, ये सारी चीजें तो होती थी। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जीवन शैली ही आध्यात्मिक बना दी गई थी कि आप सुबह उठें 4 बजे से लेके, या जितने बजे भी उठ रहे हैं आप, से लेके रात को जब तक सोएं, वो पूरा आपका जीवन शैली ही आध्यात्मिक हो। ये अलग से, ठीक उसी तरह से जैसे आपकी पूरी जीवन शैली वैज्ञानिक हो, सुबह उठे से लेकर रात तक आपकी हर जीवन के हर काम में विज्ञान हो, हर काम में कलात्मक हो, हर काम कलात्मक हो, आपकी जीवन शैली ही कलात्मक हो, उसी तरह से आपका अध्यात्म, मतलब आपकी जीवन शैली आध्यात्मिक हो। और चौथा, ये सारी चीज को पोषित करने के लिए हमारा अर्थशास्त्र है वो सामाजिक हो, आदमी को, व्यक्ति को सामाजिक बनाए, वो असामाजिक ना बनाए, कहीं पे लूट का, पाट का, ये सारी चीजें ना हो। तो ये, और फिर इसके ऊपर विस्तार से उन्होंने हर सारी चीजों के बारे में बताते हैं कि कैसे ये सारी चीज रही है। विज्ञान, कला, अध्यात्म और सामाजिक अर्थशास्त्र, गांव के 4 प्रमुख स्तंभ जो रहे, कैसे हर सारी चीज में ये सब चीज शामिल था। आज जैसे देखने में आ रहा है, आज तो एकदम अजीब सा हो गया है। आज तो हम हर सारी चीज को विज्ञान के ऊपर कसौटी पे तौल रहे हैं। हर चीज जो है वैज्ञानिक है तो ठीक है, नहीं है तो फिर ये आपका अंधविश्वासी है, ये है। और विज्ञान की बड़ी सीमित परिभाषा है, जिसका ना कोई और है ना छोर है। अभी पता ही नहीं है विज्ञान, ना एक 4 साल बाद कुछ और नई चीज आ जाए तो उस कसौटी पे तोलने लगते हैं, फिर 6 साल बाद कुछ और चीज आ जाए, फिर किसी और चीज पे देखने लगते हैं। तो ये पूरा तौर तरीका है, वो पूरा जो आज के हिसाब का विज्ञान है वैसा नहीं। प्रकृति के साथ में लय, प्रकृति के संबंधों को अनर्थ करते हुए, प्रकृति की जो गुण बातें हैं उनको अनर्थ करते हुए, उसको खोजते हुए जितने हमारे चीजें रही हैं उसको विज्ञान माना गया। प्रकृति के संबंधों को, प्रकृति की कलात्मकता को, प्रकृति की सारी चीजों को देखना, जानना, समझना और फिर उसके हिसाब से अपनी जीवन शैली बनाना, ये विज्ञान है। इसलिए गुरुजी कहा करते थे कि हमारे आज जो हो गया है कि आज समाज में किसी भी चीज को परखने की एकमात्र कसौटी जो है विज्ञान हो गई है। पर विज्ञान को भी आज के, खासकर आज के आधुनिक विज्ञान को भी हमको किसी कसौटी पे देखना होगा। उनके हिसाब से यह कसौटी सामाजिकता थी। हमको ये देखना होगा कि समाज कितना वैज्ञानिक है या नहीं, ये नहीं देखना है, बट विज्ञान कितना सामाजिक है ये देखने की थी। समाज का वैज्ञानिक होने से ज्यादा महत्व की चीज है कि विज्ञान जो है वो सामाजिक हो। आज हम पूरी तरह से दूसरे दृष्टिकोण में अटक के रह गए।
तो और इसी तरह सामाजिक अर्थशास्त्र की बात करते हुए बताते हैं कि जब व्यक्ति संपन्न होने लगता है, आज तो संपन्नता आर्थिक उसके ऊपर ही सारी चीजें हैं, हर जगह पे आय बढ़ाने की बात होती है, तो व्यक्ति जब संपन्न होने लगता है तो गांव कंगाल हो जाता है। मगर गांव अगर समृद्ध होता है तो गांव में रहने वाला कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी समृद्ध होता है। तो समृद्धि और संपन्नता के अंतर को हमको समझना होगा कि संपन्नता क्या है और समृद्धि क्या है। संपन्न जो समृद्धि जो होती है वो सामूहिक है, आपके साथ आती है, गांव के साथ आती है, और उस परिवेश में वहां रहने वाला हर कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी समृद्ध होगा। गांव में यदि एक तालाब है उसके बदले 2 तालाब हो जाए, 4 तालाब हो जाए, तो उसकी जो फल है, जो उसका लाभ है, जो वो गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को मिलेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो गुरुजी हम सबको ये बड़े आसानी से अलग अलग कहानियों के माध्यम से, उसके माध्यम से बताते रहे। इसी तरह से वो कहते थे कि हमारा समाज जो है, पूरी व्यवस्था आज आय प्रधान होकर रह गई है, जबकि हमारा समाज, हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था हमेशा से व्यय प्रधान वाली अर्थव्यवस्था रही। आज हर किसी व्यक्ति का, हर किसी संस्था का, हर किसी जो भी समाज विषय में काम करना चाह रहे हैं, यही एक प्रयास रहता है कि लोगों की आय बढ़ाओ। पूरी सरकारी मशीनरी इस बात पे लगी हुई है, गरीबी हटाना है, लोगों की आय बढ़ाना है। अभी किसानों की आय दुगनी करना है, कारीगरों की आय दुगनी करना है, अन्य लोगों को रोजगार प्रदान करना है। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर इतनी बात होती है, मार्केटिंग के ऊपर इतनी बात होती है। ठीक इसी तरह से एनजीओ वाले जितने लोग हैं, इन सारे लोगों का भी उद्देश्य होता है कि लोगों की आय बढ़नी चाहिए, लोगों की आय बढ़। आज पूरी इंडस्ट्रीज जो लगी हुई हैं वो इस पे ही लगी हुई है कि लोगों की आय बढ़ेंगी तो उनका पर कैपिटा परचेज पावर जो है वो बढ़ेगा, और परचेज पावर बढ़ेगा तो उनकी सारी चीजें बढ़ेंगी। तो ये पूरा का पूरा जो आज पूरी फ्रेमवर्क हो गया है, वो आय प्रधान वाले फ्रेमवर्क में सोचने लगा है कि लोगों की आय बढ़ाई जाए। गुरुजी कहते हैं कि हमारे समय में ऐसा नहीं था, हमारा समाज व्यय प्रधान अर्थव्यवस्था वाला रहा। यहाँ लोगों को आय के ऊपर जोर नहीं दिया, इसलिए हमारे किसी ग्रंथ, किसी उसमें, किसी जो कहानी, कथा कहानी वाली किताबें हैं, उसमें लोगों की आय बढ़ाने के ऊपर बात नहीं है। हमारे जितने भी रीति रिवाज बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, खर्च करने वाले बनाए गए हैं कि आप कोई ये इस संस्कार में ये चीज आपको खरीदनी है, इस संस्कार में आपको इस कारीगर की ये चीज लगेंगी, अंतिम संस्कार होगा तो ये लगेगा, जन्म संस्कार होगा तो ये लगेगा, गर्भाधान संस्कार होगा तो ये लगेगा, कर्ण छेदन संस्कार ये होगा तो ये होगा, मुंडन जो होगा तो उसमें इस कारीगर की ये चीजें हैं, ऐसे लोगों को भोजन कराना है, ये करना है। किसी का जन्मदिन वगैरह मनाने के लिए भी कितने लोगों को कैसे कैसे दान देना है, इन सारी चीजों की बात होती थी। सारा कुछ व्यय के ऊपर आधारित था। लेकिन ये व्यय केवल व्यय आज की जैसे अनियंत्रित व्यय नहीं था, बहुत नियंत्रित व्यय था। किस व्यक्ति के लिए, किस काम के लिए कैसे खर्च होना है, जिसमें बकायदा ढांचा एक पूरा तैयार किया गया था ताकि हर कारीगर को ये सामान पहुंचता रहे। ये जो समृद्धि है, इस रास्ते से, व्यय के माध्यम से हर कारीगर तक पहुंचती रहे। आज जब कारीगर न होने के बदले जब ये पूरी मशीनीकरण हो गया है, उद्योग हो गए हैं, बड़े बड़े उद्योग लग गए हैं, बड़े बड़े कारखाने लग गए हैं, तो ये सारा का सारा पैसा यदि खर्च कर भी रहा है आदमी, तो कहाँ जा रहा है? इन उद्योगपतियों के पास में जा रहा है। तो ये केवल व्यय प्रधान अर्थव्यवस्था बस नहीं, उसके उद्योग के धंधे, हमारे जो कारखानों के तरीके के ऊपर भी बात होती है कि कैसे छोटी टेक्नोलॉजी जो रहती है वो समाज में इक्विटी फैलाती है, समाज में समानता लाती है आर्थिक रूप से। लेकिन बड़ी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बड़ी टेक्नोलॉजी मतलब ये बड़े बड़े कारखानों के माध्यम से ये समाज के शोषक बन जाते हैं। ये हर सारी चीज को अपने ऊपर केंद्रित करना, लेके आना चाहते हैं। गुरुजी तो छोटी और बड़ी टेक्नोलॉजी, छोटी टेक्नोलॉजी मतलब उनका आशय ये हमारे लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, बंसकार, चर्मकार, ये जितने भी जो अपने घर में अपने अपने कारखाने लगा के काम करने वाले लोग रहे हैं, जो हमारे जातिगत काम धंधे रहे हैं, उनको वो छोटी कारखाने वाला मानते हैं, छोटी टेक्नोलॉजी वाला मानते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारी इतनी छोटी हुआ करती थी कि हर व्यक्ति अपने जगह पर उस चीज को बना सकता था, उसके लिए कहीं और जाके काम करने की जरूरत, बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े उस सब की कल्पना नहीं की गई थी। तो उस अंतर को भी गुरुजी बड़े अच्छे से समझाते हैं। उनका कहना है कि बड़ी टेक्नोलॉजी समाज को नियंत्रित करती है, जबकि छोटी टेक्नोलॉजी को समाज व्यवस्थित करता है। आज जब से बड़े बड़े कारखाने लग गए हैं, ये हमारे रूप, रंग, ढंग सबको नियंत्रित कर रहे हैं कि हम कैसा जीवन जिएंगे, कैसे घरों में रहना चाहेंगे, कैसे घरों में हम रहेंगे, कैसे कपड़े हम पहनेंगे, कैसे खाना खाएंगे, कैसा हमारा किचन होगा। ये सारा का सारा आज बड़ी टेक्नोलॉजी वाले लोग, कारखाने और बड़ी कारखाने वाले लोग निर्धारित कर रहे हैं। आज हम चाह कर भी, यदि मैं चाहूं कि कल मिट्टी का घर बनाना चाहूं और मेरे पास पैसा नहीं, तो बैंकों से मैं लोन लेके आ जाऊं कच्चा घर बनाने के लिए, क्या कोई बैंक लोन देगा? आज कोई बैंक लोन नहीं देगा,
कोई बैंक लोन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी पॉलिसीज कौन नियंत्रित कर रहा है? ये बड़े कारखाने वाले। जहां लोहा लगना है, जहां सीमेंट लगना है, जहां आर्किटेक्ट लगने हैं, जहां इंजीनियर लगने हैं, जहां उनकी उनकी चीजें लगनी है। ठीक इसी तरह से यदि मैं चाहूं कि कल एक घोड़ा गाड़ी खरीद के, घोड़ा बैलगाड़ी खरीद लूं वाहन के रूप में अपने लिए, और या घोड़ा ही खरीद लूं वाहन के रूप में, तो क्या मुझे व्हीकल लोन के रूप में कोई बैंक? छोटे कारखाने वाली जो व्यवस्था रही है, छोटे कारखाने वाली व्यवस्था रही है जहां पर, तो ये सारी चीजें बड़े आसानी से होता रहा है। वो उसको हाँ सर, अब आ रही है आवाज। ओके, तो ये देखना होगा कि छोटी टेक्नोलॉजी, इसके विपरीत जो छोटी टेक्नोलॉजी वाला रहा है, उसको हमारा समाज व्यवस्थित करता रहा है। हमारे समाज के जो मुखिया होते थे, गांव में बड़े लोग होते थे, उनका ये हमेशा प्रयास रहता था कि उनके गांव में अधिक से अधिक टेक्निक वाले लोग आके रहे। उनके यहाँ जुलाहे रहे, उनके यहाँ कुम्हार रहे, कुंभकार रहे, उनके यहाँ लोहार रहे, उनके यहाँ सुनार रहे। जहां नहीं भी रहते थे तो उनका ये प्रयास होता था कि हमारे यहाँ आके रहे। क्यों? क्योंकि वो एक टेक्निक उनके गांव में आ जाएगी। आज 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 हो उल्टा रहा है। आज समाज निर्धारित कर रहे, आज ये बड़ी टेक्नोलॉजी वाले निर्धारित कर रहे हैं कि हमको कैसे कपड़े पहनने। आज कॉटन के कपड़े एक अलग लेवल पे जा रहे हैं। एक बाकी किस तरह की डिजाइन के कपड़े होंगे, मैं भी देख रहा हूँ। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मेरी छोटी बिटिया है, मैं 3-4 साल से उसको निरंतर देख रहा हूँ। बाजार में यदि मैं कपड़े खरीदने जा रहा हूँ तो बच्ची बिटिया है, वो 4 साल की उम्र से मैं उसको देख रहा हूँ, अब तो 7-8 साल की हो गई है। फुल स्लीव की उसकी ड्रेसेस नहीं मिल रहे हैं। हाफ स्लीव, फुल स्लीव, स्लीवलेस ही ड्रेसेस है। जितने ड्रेसेस हैं स्लीवलेस है। फुल रेयर, बहुत इक्का दुक्का कहीं पे मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये कैसे आपको टेक्नोलॉजी जो बड़ी जब आपकी केंद्रीकृत हो जाती है तो कैसे नियंत्रित करती है, ये उसका जीता जाता है उदाहरण। व्हीकल लोन के बारे में बताया, होम लोन के बारे में बताया, घर के बारे में बताया। आज ये पूरी सारे निर्धारित है कि हम कैसे रहना चाहेंगे। हर सारी चीज हमारे नाप की चीजें नहीं है कि हमको एक नंबर के जूते में फिट होना पड़ेगा, एक नंबर के पैंट में, एक नंबर के जीन्स में, एक नंबर की शर्ट में फिट होना पड़ेगा। हमारे हिसाब से नहीं होगी। उसको फिर आप फिर भले उसको रिपेयर करवाते रहे, करते रहे कि जीन्स इतना बड़ा है तो यहाँ से कटवा लीजिए, शर्ट यहाँ से ये है तो उधर से कटवा लीजिए, ये करवा लीजिए। तो इस तरह से देखते हैं तो समाज, जो बड़ी टेक्नोलॉजी जो होती है, वो समाज को पूरी तरह धीरे 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 अपने नियंत्रण में ले लेती है। और छोटी टेक्नोलॉजी जब रहती है तो उसको समाज व्यवस्थित करता है, समाज निर्धारित करता है कि हमको कैसी टेक्नोलॉजी में किस तरह की चीजें होनी है। दूसरी एक प्रमुख बात होती है कि जब ये छोटी टेक्नोलॉजी होती है तो समाज बहुत विविधता से जीता है जबकि बड़ी टेक्नोलॉजी में समाज समान हो जाता है। आज हम हमेशा से, मतलब मैं तो कम से कम, आजकल पता नहीं ये विषय है कि नहीं है, बचपन में हम लोग 3-4 साल क्लास में ये बकायदा निबंध होता था कि भारत अनेकता में एकता का देश है, या भारत विविधताओं का देश है। इसके ऊपर निबंध लिखना होता था। लोगों को हिंदी में भी आता था, इंग्लिश में भी आता था। ये निबंध लिखा जाता है कि भारत विविधताओं का देश है। और जब हम इस पे ऊपर निबंध लिखते थे तो ये बकायदा बताते थे कि विविधताओं का जो कारण है, वो कारण, मुख्य कारण जो है इसकी देश की, इस देश की जलवायु है। एक तरफ हिमालय है, दूसरी तरफ सागर है, तीसरी तरफ मैदानी इलाका है, चौथी तरफ रेगिस्तान है। इस तरह से पूरा विविधताओं वाला जलवायु रही है। उसके कारण यहाँ का पूरा जो देश है विविधताओं वाला देश रहा है, और प्रमुख कारण उसमें जलवायु रही है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जलवायु तो अभी भी वैसे ही है। एक तरफ हिमालय अभी भी, एक तरफ हिमालय सागर है, एक तरफ रेगिस्तान है, तीसरी तरफ मैदानी इलाका है, चौथी तरफ हिमालय है। इस सब के बावजूद भी आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा का सारा देश एक रूपी हुए जा रहा है। हम एक जैसे घरों में रह रहे हैं, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, विला, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, बंगलो, ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक जैसी टर्मिनोलॉजी है। और न केवल टर्मिनोलॉजी है बल्कि सारे घर भी एक जैसे बन गए हैं। एक जैसे कपड़े, जो जीन्स हम यहाँ पहनते हैं वो जीन्स वहां भी मिलता है, जो पैंट हम यहाँ पहनते, शर्ट यहाँ पहनते हैं वो वहां मिलती है, जो बाटा यहाँ मिलता है, जो एडिडास, जो नाइके, जो XYZ, जितने भी ब्रांड है जो यहाँ मिलते हैं वो वहां मिलते हैं। और न केवल मिलते हैं, लोग भी एक जैसे हुए जा रहे हैं। हमारा भोजन एक जैसा हो गया है। हर सारी जगह पे मैकडोनल्ड से लेके बाकी जो इंडियन चीजें भी, भारतीय तरह के व्यंजन भी आ रहे हैं, वो भी सब जगह मिल रहे हैं एक जैसे। अब कश्मीर और कन्याकुमारी और गुजरात और उड़ीसा का कोई अंतर नहीं रह गया है। हमारी भाषा भी एक जैसी हो गई। भोजन, वेशभूषा, भवन, भोजन, भाषा, सारा का सारा एक जैसे हुआ जा रहा है। तो ये इसके एक जैसे होने के पीछे कारण क्या है? जलवायु तो अभी भी वही है। तो इसके पीछे कारण जो गुरुजी बताते हैं कि छोटी टेक्नोलॉजी। जब हमारी टेक्नोलॉजी छोटी होती है
तो वहाँ हमारे कारीगर उस क्षेत्र विशेष के मौसम के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, वहाँ के पानी के हिसाब से, वहाँ के लोगों की जरूरतों के हिसाब से अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं, अलग अलग डिजाइन की चीजें बनाते हैं, अलग अलग बहुत छोटा सा मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन उस मॉडिफिकेशन वहां के हिसाब से होता है, उधर की जलवायु के हिसाब से होता है। जब ये कारखाने बड़े कारखाने हो जाते हैं तो हमको उसमें एडजस्ट होना पड़ता है, वो निर्धारित करते हैं कि कैसे चीजें रहेंगी। वही मैकडोनल्ड आपको सारी जगह पे मिलेगा, वही बाटा आपको सारी जगह पे मिलेगा, वही पेस्ट आपको सारी जगह पे मिलेगा। तो हमारी देश की जो विविधता है, और देश क्या पूरे विश्वव्यापी यही है, अब हम तो सब एक एक जैसे एक रूपी हुए जा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी सी चीजें उन्होंने विस्तार से बताई हैं। मेरे ख्याल से समय उतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग कम लेंगे। इस पे बातें गुरुजी की और भी लंबी चौड़ी हो सकती हैं। तो टेक्नोलॉजी के विषय में बात है, डिजाइन के संबंध में बात है। मैं मानस की बात कर रहा था कि हमारे इतना विशाल विशाल सामर्थ्य होने के बाद भी हमारा मानस बहुत सहज होता था। इतने बड़े बड़े विद्वान होते थे, इतनी बड़ी बड़ी कलाएं होती थी, इतने बड़े बड़े विज्ञान उनके पास रहता था, लेकिन उस सब के बावजूद भी उनका मानस कैसे कितना सहज रहता था, ये सारी उसकी पद्धतियां क्या रही हैं, जातियों के संबंध में, वर्ण के संबंध में, वृत्तियों के संबंध में, इन सारे विषयों में गुरु जी की लंबी चौड़ी बातचीत रही है। तो जहां जहां गुरु जी के काम के बारे में उन्हें बताया कि उनके अध्ययन के विषय क्या रहे, उनका काम विषय क्या रहा है, मतलब काम क्या रहा है और काम के विषय क्या रहे हैं, अध्ययन के विषय क्या रहे हैं। अब कुछ चर्चा मेरे ख्याल से उनके इस काम के महत्व की भी होनी चाहिए कि इस काम का महत्व कहाँ है। आज जब सभ्यताओं की लड़ाइयां चल रही हैं, सभ्यताओं के ऊपर विमर्श हो रहा है, लड़ाइयां क्या विमर्श हो रहा है, सभ्यता का चीजों पे हो रहा है, तो जहां एक और उनका यह अध्ययन और उनका ये पूरा कार्य और दृष्टि हमें भारतीय समाज के मानस, सामर्थ्य, सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं आदि के बारे में जानकारी देते हैं, वहीं दूसरी ओर भविष्य के भारत, और भारत क्या बल्कि भविष्य के विश्व निर्माण की दिशा निर्धारित करने के लिए जरूरी सिद्धांत और महत्वपूर्ण सूत्र भी देते हैं। इस दृष्टि से देखने में हमको ये बात गौर करने वाली है कि कैसे आज जो विश्व एक रूपी हुए जा रहा है, जहाँ पूरा विश्व एक रूपी होते हुए जाने को ही अपना भविष्य मान रहा है, हम यूनिफॉर्म मोनोटोनस जी लें, वही उसी से हम नियंत्रित कर पाएंगे, उसी से हम कंट्रोल कर पाएंगे, उसको ही अपना भविष्य मान रहा है। ऐसे में गुरु जी का अध्ययन और चिंतन भविष्य के न केवल भारत निर्माण बल्कि विश्व निर्माण के लिए भी एक दिशा निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण सूत्र देता है। इस दृष्टि से उनके काम का महत्व हमको देखना चाहिए। एक और दृष्टि से देखते हैं तो उनका पूरा का पूरा अध्ययन जो है गांधी जी और धर्मपाल जी की कड़ी का चिंतन नजर आता है, जो क्रमशः एक दूसरे को और भी अधिक पूर्ण करता है और पुष्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट भी करता है, सप्लीमेंट भी करता है। अपने समाज की जो चीजें धर्मपाल जी ने गहन अकादमिक अध्ययनों से हम सब लोगों को बताई, उसको गुरुजी ने वर्तमान समाज में, मतलब ये कुछ 100 साल पहले की बात नहीं बता रहे हैं, 500 साल पहले की बात नहीं बता रहे हैं, वैदिक काल की बात भी नहीं कर रहे हैं वो कि वैदिक काल में ऐसा हुआ करता था, मुसलमानों के पहले ऐसा हुआ करता था, इसके पहले ऐसा हुआ करता था। ये तो उन्होंने अपने वर्तमान समाज को देख के, जो समाज में अभी भी गांव में जीर्ण शीर्ण स्थिति में ही क्यों ना हो, लेकिन उस जीर्ण शीर्ण स्थिति खंडहर को देख के हम उसकी इमारत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये अंदाजा लगाने का काम और उस चीज से उन्होंने देखा है। तो उस दृष्टि से देखते हैं तो ये तीनों आपस में एक दूसरे को और भी ज्यादा पुष्ट करते नजर आते हैं। इस दृष्टि से भी हमको यदि गांधी जी के काम को समझना है, धर्मपाल जी के काम को समझना है, समाज के काम को समझना है, सभ्यता के काम को समझना है, तो उतना उस दृष्टि से हमको ये देखना होगा। और उस नजरिए से यदि देखते हैं तो हम न केवल गुरुजी के समझ पाएंगे, समाज व्यवस्था को समझ पाएंगे, बल्कि धर्मपाल जी क्या कहना चाह रहे हैं, गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं बहुत सारी चीजों में, और भी इस तरह के जो अन्य विचारक इस विषय पे कहना चाह रहे हैं, वो भी हमको बड़े आसानी से समझ में आता है, क्योंकि गुरुजी की बातें, अधिकतर बातें उनकी आंखों देखी है, ये कहीं से पढ़ी पढ़ाई या थ्योराइज की हुई बात नहीं है, ये ऐसा हो तो ऐसा होगा, ये प्रचलित अवस्था में उन्होंने देखा है कि जब वो उनके समाज में, उनके गांवों में, आसपास के इलाहाबाद के यादों में ये चलती हुई चीजें जो हो रही थी, उसको देख के वो चीज बताते रहे। तो इसमें से बहुत सारी चीजें तो अभी भी हमारे समाज में जारी है। तो जब हम गुरुजी की बात करें तो गुरुजी का जीवन क्या रहा है, मतलब उनकी टाइमलाइन क्या रही है, जीवन की टाइमलाइन क्या रही है, उनके अध्ययन के विषय क्या रहे हैं, और उन विषयों का महत्व क्या रहा क्या है आज के समाज में,
मेरे ख्याल से ये सारी चीजें तो बहुत महत्व की है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा चीज महत्व की जो यदि कुछ रही है तो उनकी स्वयं की जीवन शैली रही है। जितना ज्यादा महत्व उनके अध्ययन का रहा है, उससे भी कहीं ज्यादा महत्व उनकी जीवन शैली का रहा है, जिन्होंने अपने जीवन में अपनाई, जिन्होंने अपने आश्रम में अपनाई। तो मेरे ख्याल से इस गुरुजी के ऊपर चर्चा चल रही है और परिचय के बारे में बात हो रही है और इस विषय पे बात ना हो तो ये सही जस्टिफिकेशन नहीं होगा। आदिलाबाद में उनके द्वारा स्थापित जो कलाश्रम है वो पूरी तरह से प्राचीन गुरुकुलों की तरह ही चलता रहा। आज हम गुरुकुलों के बारे में बहुत सारी बात करें, शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे गुरुकुल आ रहे हैं, नित नए प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन गुरुकुलों की जो इसेंशियल चीजें रही हैं वो उसकी किसी भी थोड़ी सी भी झलक देखना है तो वो कलाश्रम में जाके देख सकता है। जहां एक और निरंतर गुरुजी से ज्ञान की बातें होती रहती थी, कभी पेड़ के नीचे बैठे, कभी कोई काम करते हुए, कहीं कुम्हारी का काम चल रहा है तो काम करते करते हो रही है, कहीं किसी और चीज का पीतल की ढलाई चल रही है तो वहां बैठे बैठे बात हो रही है, कभी सुबह झाड़ू लगाते समय बात हो रही है, कभी नहाते जो हुए जा रहे हैं तो रास्ते में पकड़ के बात होने लगी है, कभी ऐसे आराम से बैठे हैं पेड़ के नीचे, उसमें विषय सत्रों के रूप में बात हो रही है। तो हर समय किस तरह से बातें आप सीख सकते हैं, किस किस तरह से ये गुरुकुल में मिलता है, मतलब ये गुरुजी के कलाश्रम में देखने को मिलता है। और जहां एक और ये चलता है, वहीं दूसरी ओर हर आगंतुक को, वहां आने वाले हर व्यक्ति को, पता नहीं जो पास से आता है, दूर से आता है, सक्षम है, अक्षम है, जिस चीज में है, वहां पर अम्मा जी के हाथ का बना खाना उसको वहां प्राप्त होता रहा है। तो वो पहले आते साथ ही वो परिवार के सदस्य के रूप में कैसे हो जाता था, ये यदि देखना है। जैसे हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि गुरुकुल जो हुआ करते थे तो वो उसमें गुरु परिवार ही पूरा रहता था, गुरु के साथ में गुरु माँ वहां रहती ही थी। तो ये पूरा यदि हमको देखना रहा है कभी तो कलाश्रम में उन्होंने उस चीज को बिना किसी इस तरह का ढिंडोरा पीटे कि मैं गुरुकुल चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये काम उन्होंने करके दिखाया वहां पर। आश्रम की पूरी जीवन शैली बहुत सादगीपूर्ण लेकिन कंगाली के साथ नहीं, सादगीपूर्ण और अपने एक अलग ठाठ के साथ में, एक अलग वैभव के साथ में, जो कि पूरी तरह से हमारी गुरुजी द्वारा जो वर्णित व्यवस्थाएं रही हैं, भारतीय व्यवस्थाएं रही हैं, उसके अनुरूप वहां की पूरी जीवन शैली रही है। हमारे प्राचीन आश्रम घर किस तरह के रहे होंगे, इसकी एक जीवन झलक वहां देखने से मिलती है। इसी तरह एक और चीज जो देखने वाले जानने वाली चीज है कि आश्रम अंत तक भारतीय संप्रदाय की संस्था के किसी भी संस्था के रूप में या किसी और ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था। इसीलिए आज की तरह के जितने भी जो झंझट है, फंडिंग है, प्रोजेक्ट है, इन सब झमेलों से वो हमेशा दूर रहा। वो सीधे समाज के द्वारा ही पोषित था, लेकिन सीधी तौर पर बिना इस तरीके के कोई प्रावधान किए कि नहीं एक संस्था बनानी है, एक ट्रस्ट बनाना है, एक कॉर्पोरेट बनाना है, एक फाउंडेशन बनाना है, इत्यादि इत्यादि। इन सारी चीजों के माध्यम से भी एक पारिवारिक रूप से किस तरह से ये काम हो सकते हैं, यदि ये देखना है तो ये भी हमको वहां देखने को मिलता है। इसके अलावा जो 3 प्रमुख सिद्धांत जो गुरुजी ने अपने जीवन शैली के माध्यम से मुझे दिए, कम से कम जो मुझे लगता था, वो रहे हैं उनके निर्लिप्त रहना, हर सारी चीज से कैसे निर्लिप्त रहना, अपना काम करना है, किसी भी चीज में ये नहीं था, ये इच्छा आकांक्षा नहीं थी कि ये होना चाहिए, ये एजेंडा है, ये चीज है, हर सारी चीज से हमेशा निर्लिप्त रहे वो। दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज उनके साथ में रही, जो कि उनके जीवन से ही समझ में आती थी, संकल्पहीनता। आज हम लोग संकल्प शून्य अध्यात्म में बड़ा महत्व दिया जाता है, इच्छा त्याग होना, जो किसी भी तरह का कोई भी संकल्प नहीं करना। गुरुजी अक्सर कहा करते थे, संकल्प यदि आप कोई व्यक्ति ले लेता है तो उसको पूरा करने के लिए फिर वो हर तरह के रास्ते अपनाता है, जो कि कई बार ठीक होते हैं, नहीं भी होते हैं। और इस सबका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे भीष्म पितामह स्वयं रहे हैं। कैसे एक संकल्प के कारण उनको बहुत सारी चीजें, और संकल्प की जो परिभाषा उन्होंने अपनाई उसके कारण वो जो सारा कुछ करना पड़ा। और तीसरा एक उनके जीवन से, शिष्यों से हो, अपने जानकार लोगों से हो, जो जानने वाले लोग हों, वहां आगंतुकों से हो, यहाँ तक कि परिवार से भी उनकी कोई विशेष अपेक्षाएं नहीं रहती कि मेरे बेटा ये करेगा, बेटी ये करेगी, पत्नी ये करेगी, ये करेगा, वो करेगा। तो इस तरह कैसे एक अपेक्षा रहित जीवन जिया जा सकता है, अरे यार, वो देखने लायक बात है, वो समझने लायक बात है। तो मेरे ख्याल से ये गुरुजी के ऊपर एक छोटा सा परिचय था। आने वाली पीढ़ियों के लिए न केवल गुरुजी का अध्ययन, जैसे मैंने अभी बात की,
बल्कि उनकी अध्ययन की पद्धतियां, उनकी प्रस्तुति का तरीका, बल्कि उनकी पूरी जीवन ही जो है, उनकी पूरी जीवन शैली, उनका जो जीने का तरीका है, वो अपने आप में एक जीती जाती मिसाल था। तो मैं यहाँ पे अपनी बात समाप्त करता हूँ और एक बार पुनः सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज और इंडस यूनिवर्सिटी को धन्यवाद, जिन्होंने रविंद्र शर्मा जी जैसे व्यक्तित्वों और उनके महत्वपूर्ण काम को समाज के सामने लाने का काम बीड़ा उठा रखा हुआ। धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद।